एक बात जो हर क्रिकेटर के कान में उसका कोच ये डाल देता है शुरू से, वो ये होती है कि बेटा अगर तुम मैचेस में परफॉर्म करोगे तो ही तुम्हारी टीम में जगह है, वरना तुम्हें बाहर बैठना पड़ेगा। और सिर्फ बाहर नहीं बैठना पड़ेगा बल्कि तुम्हें पानी भी पिलाना पड़ सकता है और बहुत सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ सकती है अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे। सो इतनी चीजें जब एक प्लेयर को क्रिस्टल क्लियर कर दी जाए कि भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो आप टीम में है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आप टीम में नहीं है, इतनी क्रिस्टल क्लियर चीजें होने के बावजूद भी ये जो फस बना हुआ है कल के स्क्वाड अनाउंस होने के बाद, ये किस चीज का फस है? क्या हमने उन दो प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले 5 वर्ल्ड कप जितवाए, या उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जिसने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई कारनामा सरंजाम दे दिया वर्ल्ड कप में, जिसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया? हमने उन प्लेयर्स को ड्रॉप किया है जिनके होते हुए पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हारा, पाकिस्तान यूएसए से भी हारा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 120 पे 120 चेज नहीं कर पाया। हमने उन प्लेयर्स को ड्रॉप किया है। उन दोनों के फैंस जिन्होंने क्रिकेट ही लॉकडाउन के बाद देखना शुरू की है, और कुछ एक्स प्लेयर्स इन्फ्लुएंस बाय द पीआर एजेंसी साया कॉर्पोरेशन, वो ऐसा तासुर पेश कर रहे हैं कि इनसे बड़ा प्लेयर तो पाकिस्तान में कोई है नहीं, इनसे बेटर कोई है ही नहीं, इनको अगर बाहर कर दिया जाए तो ये गुनाह है। राशिद लतीफ टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि अगर बाबर आजम एक टांग पे भी खेले तो वो सलमान अली आगा से बेटर है। और कंपैरिजन किसका हो रहा है? सलमान अली आगा का, जिसने मुश्किल से 10 से 15 मैच खेले, और बाबर आजम जो पिछले 10 साल से टीम के अंदर है। आप इन दोनों का मवाजना कर रहे हो और इतनी सी सोच है लोगों की कि मवाजना कर भी किसके रहे हैं? सैंपल साइज में फर्क देखें आप। सलमान अली आगा 15 से 20 मैचेस का करियर, बाबर आजम 10 साल का करियर, उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो हम सबके सामने है। इनसे आर्ग्यूमेंट पूछो तो आर्ग्यूमेंट ये होता है पाकिस्तान के हाईएस्ट रन स्कोरर, वर्ल्ड टी20 के हाईएस्ट रन स्कोरर। लेकिन फिर अगर मैं आपको बताऊं कि ये वो बैट्समैन है जिनका सबसे कम स्ट्राइक रेट है, जिन बैट्समैनों के 3000 से ज्यादा रन है उनमें सबसे कम स्ट्राइक रेट इनका है, बाबर और रिजवान का। रिजवान सरे फहरिस्त है 127 के स्ट्राइक रेट के साथ, और बाबर आजम जो है आपके सामने 129 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन टी20 आई क्रिकेट है। सिर्फ और सिर्फ उन बैट्समैन का कंपैरिजन है जिनका 3000 से ज्यादा टी20 आई रन्स का रिकॉर्ड है। और इसमें पॉल स्टर्लिंग का भी स्ट्राइक रेट आप देखें 135 का है, वो एसोसिएट नेशन का प्लेयर है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट इन दोनों महान प्लेयरों से, एक ऐसी टीम से जो खेलते हैं जिसने वर्ल्ड कप जीता है, 2009 का वर्ल्ड कप जीता है, उनसे भी बेहतर स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं, अगर हम लोग बात करें 2024 से लेकर अब तक की जितनी भी क्रिकेट हुई है, उसमें लोएस्ट स्ट्राइक रेट किन दोनों शहजादों का है, वो जरा मैं आपको अगर बताऊं तो उन दोनों के नाम भी यही बाबर और रिजवान है। उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 78, मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 75। ये स्ट्राइक रेट इनके हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से। इसमें कलेक्टिव क्रिकेट मौजूद है वाइड बॉल की, विच मींस ओडीआई, विच मींस टी20 में आपने वर्ल्ड कप खेला 2024 में, शानदार वर्ल्ड कप यूएसए के खिलाफ 44 रन ऑन 43 बॉल्स। मोहम्मद रिजवान की जबरदस्त इनिंग्स 31 रन की 44 बॉलें खेल के अगेंस्ट इंडिया। और उसके बाद भी आप ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान से कि हम लोग मूव फॉरवर्ड ना करें, बल्कि इन्हीं को चांस देते रहें, इन्हीं को वापस लाते जाएं। और अगर हम लोगों ने नए लड़कों को चांस दे दिया तो ये कोई फेवरेटिज्म है? ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, बाबर आजम के साथ ज्यादती? कौन सी ज्यादती है जरा मुझे आप ये बताएं ना। इन स्टैट्स से आपको कौन सी ज्यादती लग रही है बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के साथ? चलें एक और स्टैट सुन लें। जितने भी टी20 आई इवेंट्स दोनों ने खेले, बाबर आजम 4 टी20 आई इवेंट्स खेल चुका है, जिसमें से एक एशिया कप, 3 वर्ल्ड कप। उसमें बाबर आजम के स्टैट्स आप सुने, 26 की एवरेज है एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 107। ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ या बाबर आजम के साथ? ये ज्यादती है अगर इन स्टैट्स पे उनको बाहर कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान की भी सुन लें, 37 का आप समझ लें एवरेज है उनका, और स्ट्राइक रेट ऑफ 111, जिसमें प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस मैं आपको बताऊं, एशिया कप 2022 के फाइनल में 55 और 49 बॉल्स वाइल चेजिंग 170 और उसके बाद और प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस बताऊं आपको, 120 पे 120 चेज करते हुए 31 और 44। और थोड़ी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस आपको मैं गिनवा दूं यहाँ पे। कौन सी परफॉर्मेंस, कौन सी ज्यादती की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा बताएं। रीसेंट फॉर्म पे, रीसेंट चीजों पे टीम बनती है, ना कि उन रिकॉर्ड्स पे जिनको बीते हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें इन दोनों की। अगर रीसेंट परफॉर्मेंसेस में किसी ने भी अपनी फ्रेंचाइज को, चले पाकिस्तान को छोड़ें, अपनी फ्रेंचाइज को मैच जितवा दिया हो ना, तो फिर आप बात करें कि यहाँ पे बाबर आजम और रिजवान को गलत निकाला है। पीएसएल हुआ था, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपने रन्स करो, टीम में आओ। क्या रन्स हुए? चले कम स्ट्राइक रेट से हुए रन्स? नहीं हुए, बल्ला भी नहीं उठा पीएसएल के अंदर। ये है रीसेंट फॉर्म दोनों की। दोनों की रीसेंट फॉर्म ऐसी है कि ओडीआई में आपने परफॉर्मेंसेस देख ली, हर दूसरे टूर के शुरू पे ये पोस्ट आती है इनके फैंस की जानिब से और पीआर एजेंसीज की जानिब से, ब्रेकिंग न्यूज, किंग विल बी बैक। उसके बाद हर आप जब भी देखें कोई सर्कमस्टांसेस बनते हैं सिलेक्शन के, तो वहां पे किंग विल बी बैक, किंग इज बैक, ये पोस्ट थारी होती है। और जब स्क्वाड आता है तो फिर वो गुब्बारे से हवा यूं निकलती है कि फिर वो किंग इज बैक की जगह ज्यादती वाली बातों पे बात चली जाती है, कहानी चली जाती है। अभी आपने
फ़खर जमान वाली कहानी बना ली थी अपनी तरफ से कि वो 4-5 हफ्ते के लिए इंजर्ड है, एशिया कप से बाहर हो गए हैं। बाबर आजम को आना चाहिए। बाबर आजम को आना चाहिए किस बुनियाद पे आना चाहिए? चले आपने बोला ओडीआई सीरीज बड़ी जबरदस्त खेल लेगा तो वो आ जाएगा। ओडीआई में आपने परफॉर्मेंस देख ली बाबर आजम की, पहला मैच 47 कितनी बॉलें खेल के 63 कन्वर्ट करने का जहां टाइम आया किया कन्वर्ट, अगेन नहीं किया। उसके बाद 0 अगला ओडीआई मैच वहां पे कितने रन के किए? 9 रन 23 बॉल्स खेल के। सो ये इनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज है। अगर इस पे कोई प्लेयर बाहर होता है सो आप उसको बजाय ये समझाने के कि यार आपकी रीसेंट फॉर्म बहाल नहीं हो रही है, आप मेहनत करें अपने ऊपर, आप उनको सजेशन देते हैं कि आप रिटायर हो जाएं। ये तनवीर अहमद का सजेशन है फॉर बाबर एंड रिजवान कि आप अपनी क्रिकेट छोड़ दें, आप रिटायर हो जाएं। आपको इन्होंने टीम से बाहर किया, आपके साथ ज्यादती की है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, आप बाहर हो जाएं। आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। क्या बहुत कुछ किया है तनवीर अहमद, जरा ये मुझे बता दें। ये नहीं बोलिएगा कि 4000 रन है। 4000 रन पाकिस्तान को क्या फायदा है? पाकिस्तान ने कितने इवेंट जीते हैं 4000 रन से? कब आए हैं ये 4000 रन? कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आए हैं ये 4000 रन जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ हो? मल्टीनेशनल टूर्नामेंट 2022 का वर्ल्ड कप याद कराऊं आपको, बाबर आजम के स्टेट्स, बाबर आजम की क्या स्टेट्स है 2022 के वर्ल्ड कप में? 7.5 की एवरेज जब वो सेमीफाइनल खेलने आए थे, वहां पे 53 रन किए उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी थोड़ी सी एवरेज संभली, फाइनल में शानदार इनिंग्स 32 रन की 28 गेंदे खेल के, जहां पे पाकिस्तान को जरूरत थी दोनों की। पूरा T20 वर्ल्ड कप दोनों को कैरी किया पूरी पाकिस्तान टीम ने। मोहम्मद रिजवान को भी, बाबर आजम को भी कंधों पे उठा के इनको फाइनल तक लेके गए। इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। और आप शर्म का मकाम ये देखें, जब उस टूर्नामेंट में इंटरव्यू हुआ इन द सेमीफाइनल मोहम्मद रिजवान का, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग जब जिम्बाब्वे से हारे, अब मैंने कप्तान को बोला कि अब जो है हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। यानी आपने जिम्बाब्वे से हारने का मूड बना लिया था पहले से। अगर वो क्लिप्स अभी भी होंगी तो मैं यहाँ लगा दूंगा। मैंने क्या भी नहीं हुआ, एक मैच कहीं पे अपसेट होना है फिर होना है। जिम्बाब्वे से हारे, सकी भाई मिला है, सकी भाई ने कहा रिजवान, मैंने क्या अब सारी वो चीजें पूरी हो गई, इसके बाद हम जाएंगे तो इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सो ये इस तरीके से खेलते हैं, दुआओं के सहारे पे, कोई करिश्मे के सहारे पे, ताकि वो नेदरलैंड उनको हरा दे, कभी जिम्बाब्वे किसी टीम को हरा दे, कभी इंडिया किसी से हार जाए तो इनका चांस बन जाए, इनका पौवा लग जाए, ये फाइनल खेल लेंगे वहां जाके। फिर सेमीफाइनल में क्या परफॉर्मेंसेज रही बाबर आजम की? शानदार बारी, 39 ऑफ 34, वो सबकी ऐसे वाजे है। 177 का टारगेट चेस करते हुए शाहीन अफरीदी को आप बोलते हैं, उस टूर्नामेंट में 1 या 2 मैचेस के अलावा किसी एक मैच में भी डिफेंड नहीं हुआ। उस पूरे टूर्नामेंट में आप उठा के देख लें, भले किसी टीम ने 180 भी लगाया, डिफेंड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होना था? इसका मतलब ये होना था कि आपने जो परफॉर्मेंस देनी है विद द बैट व्हाइल बैटिंग फर्स्ट, वो तेज होनी चाहिए। वहां पे आपके 190 नहीं 200 रन होने चाहिए ताकि आप दूसरी टीम को पकड़ सकें, क्योंकि आप टॉस हार चुके थे वहां पे। लेकिन आपके कप्तान ने वहां पे खेली 34 बॉल पे 39 की इनिंग्स। और दूसरा, वो बोलता है कि ये मेरे करियर की बेस्ट इनिंग्स है। वो इनिंग्स क्या थी? 66 ऑफ 52 बॉल्स। ये कैलिबर है इनके, ये कैलिबर है। और फिर इनको बोलते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। जितना टाइम पाकिस्तान ने बेसिकली इन्हें दिया है, और उसके बाद भी इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेस जो हैं इनकी, तो मैं ये कहते हुए डरूंगा नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। और अगर अब भी देखें, दोनों बेसिकली, रिजवान ने ट्वीट किया कि बेस्ट ऑफ लक, जो कि उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर हुए तो किसी को कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, वो लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जितनी गंदी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं रिसेंट पास में, ये उसी का नतीजा है जो दोनों के दोनों बाहर होकर बैठे हैं। काम करना चाहिए अपनी चीज़ों पे और छोड़ दे PR एजेंसीज के चक्कर एंड XYZ जो भी है। बड़ी लीग में मौका मिल रहा है, अभी बिग बैश में मौका है, जाके प्रूव करें अपने आप को, क्या क्रिकेट है आपकी, देख लेंगे वहां से। जितने भी आपके फैंस हैं उन सबको पता चल जाएगा, बिग बैश में जाके आप जरा रन लगाएं। उसके बाद इनके कुछ फैन अकाउंट्स पढ़ लेते हैं जरा यहाँ से। मेरे ख्याल से जो बाबर आजम के फैंस है ना, दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। एक हैंडल है, वकार आजम नाम है, बेसिकली ये जो आजम है ये भी इन्होंने शायद बाबर आजम की वजह से ही लगाया। तो जो अपना बाप बदल सकता है वो उस मुल्क की क्या हैसियत फिर उसके आगे, जिसने बाबर आजम की वजह से अपने नाम के आगे शायद आजम लगाया हुआ। खैर, इनकी पोस्ट जरा पढ़े आप। टाइम टू स्टैंड विद अवर नेबर इंडिया, दिस टाइम वी विश यू अ मैसिव विन, इवन बाय 10 विकेट्स और 150 रन्स, वी बाबरियंस आर विद यू, नॉट आउट ऑफ राइवलरी बट because our heart bleeds for Babar Azam. Until justice is served for our king, every victory against Pakistan feels like our silent protest. So इसके ऊपर और इन जैसे लाख सोचने वालों के ऊपर लानत। ये पाकिस्तान के लोग हैं और ये एक प्लेयर बाहर होने की वजह से ये इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो फिर वो बात हो गई कि अगर इमरान खान जेल में था तो आप जंग में फिर इंडिया को सपोर्ट कर लेते, इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो ये कर लेते। तो ऐसे लोगों के ऊपर भेजनी चाहिए लानत, क्योंकि ये पाकिस्तान के फैन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी के फैंस हैं। इन जैसों के ऊपर थूकना चाहिए, क्योंकि इनको क्रिकेट की अलिफ भी नहीं पता होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट 2020 के बाद देखना शुरू किए, ये वो जाहिल कौम है। और मेरे ख्याल से इन जैसे लोगों की वजह से ना ये द वर्स्ट थिंग एवर हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट, जिन्होंने एक प्लेयर को जो कि
बन रहा था उस वक्त उसको कंपेयर किया विराट कोहली से, और जब उसको वहां पे लाके खड़ा कर दिया और अब उससे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही हैं तो अब उसको सब धक्का दे रहे हैं। और ऐसी पोस्ट जहां पे मेरे ख्याल से कोई अभी बाबर का फैन होगा तो उसको ये लिखना चाहिए कि बाबर नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक, बाबर नीड्स टू वर्क ऑन हिज प्ले अगेंस्ट स्पिन, बाबर नीड्स टू वर्क ऑन फिनिशिंग द इनिंग्स, क्योंकि बाबर इतना बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने उस पर इतना स्पेंड किया है, तो इट्स बाबर्स जॉब कि वो अपनी चीजों को बेहतर करके अब पाकिस्तान को डिलीवर करके दे। ये उसका कोई एक बेसिक फैन चाहेगा, लेकिन जो उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि तू रिटायर हो जा, तू अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे, बाइकआउट कर देंगे हम लोग और पाकिस्तान हारता रहे, तो ये फैंस नहीं है, ये जाहिल तबका है जो कि एक मखसूस प्लेयर के पीछे लगा हुआ है। दूसरी एक पोस्ट जो है एक अकाउंट से आई हुई है, खैर मैंने काफ़ी सारी जगह पे देखी है, वहाँ पे कुछ T20 आई करियर ऑफ प्लेयर्स लिखा हुआ है, उसमें सलमान अली आगा की स्ट्राइक रेट मौजूद है विद एवरेज, साहिबजादा फरहान की, फ़खर जमान की, हुसैन तलत की, खुशदिल शाह की, नवाज़ की एंड फ़हीम अशरफ की। तो सबसे पहले मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ पे बात करते हैं और खुशदिल शाह पे भी कर लेते हैं चलें। सो ये प्लेयर आप इनको समझते हैं कि बाबर आजम से कंपैरिजन वाले प्लेयर हैं? अगर तो पहले आप ये समझते हैं तो फिर आपकी क्रिकेटिंग सेंस का यहाँ से पता चलता है, क्योंकि एक प्लेयर जो कि बैटिंग कर रहा है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वन डाउन या एज एन ओपनर, उसका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? नीचे वाले प्लेयर से जो कि 5th और 6th डाउन बैटिंग कर रहे हैं। उनकी कितनी बैटिंग आती है वो हम सबको पता है, फ़हीम ने कितनी बैटिंग की हुई है ओवर द ईयर्स वो हम सबको पता है, एंड देन नवाज ने कितनी की हुई है, और खुशदिल की तो आप बात ही ना करें, खुशदिल ने मैचेस कितने खेले, 10 से भी नीचे T20 आए के मैचेस। तो ये आपकी क्रिकेटिंग सेंस बोलती है कि आप एक प्लेयर जिसने तकरीबन 100 से ऊपर T20 गेम्स खेले उसको आप कंपेयर करें किससे? जिसने 10 से भी कम T20 गेम्स खेले। सलमान अली आगा ने कितने T20 गेम्स खेले? 10 से भी कम। और उसके बाद साहबजादा फरहान ने कितने खेले? अब जाके वो फॉर्म में आना थोड़ा शुरू हुआ है, पहले के उसने 3 से 4 गेम्स खेले हुए थे तो उसमें रन नहीं थे उसके। एंड हुसैन तलत का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उसने तो शायद 5 भी T20 गेम्स नहीं खेले हैं पाकिस्तान के लिए। सो ये जो है ना, ये इनका इतना सा दिमाग है, ये अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट और पता नहीं क्या क्या। अब बात दरअसल ये है कि हर कोई जिसको अलिफ भी नहीं पता होती क्रिकेट की वो बात करता है क्रिकेट के ऊपर बैठ के, एंड फिर होगा जब ऐसा, जब एक चीज़ आपको मिली हुई है सोशल मीडिया जैसी चीज़, फिर आपको ऐसे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अब जो है हमारा सोशल मीडिया इन्हीं गंद से भरा हुआ होता है, एंड अब फॉर्मर प्लेयर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेना शुरू हो गए, क्योंकि वो एक एजेंसी जो ऊपर से रूल कर रही है ये सारी चीज़ें, वो यही चाहती है कि बस 2 प्लेयर्स की प्रमोशन किसी तरीके से होती जाए एंड हम लोग उसका फल खाते जाएँ, वो प्लेयर सेलेक्ट हो जाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ ये सलमान अली आगा एंड आकिब जावेद को आपको सल्यूट करना चाहिए ऐसा डिसीजन लेने पे, क्योंकि आसान नहीं था ये डिसीजन कि आपने 2 बड़ों को बाहर किया। बहुत गंदी परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद भी आपने उनको 5 से 6 इवेंट दिए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर एशिया कप सलमान अली आगा ना जीते तो फिर आपका क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? मैं ये बोलूंगा कि एशिया कप अगर सलमान अली आगा नहीं जीता ना तो उसको मजीद सपोर्ट करना है। जब तक ये बाबर आजम जैसे इवेंट खेलेगा ना सलमान अली आगा, उस वक्त तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि सलमान अली आगा पाकिस्तान को 1-2 ट्रॉफी लाके दे देगा। खिलाओ उसको 6 इवेंट। बाबर आजम ने 21 का वर्ल्ड कप खेला, रिजवान की बात कर रहा हूं, 21 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का एशिया कप, उसके बाद 23 का भी वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी। कितने इवेंट? 5 साल में 6 इवेंट, और एक भी ट्रॉफी नहीं थी उसके अंदर। और फिर आप उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जो लड़के अभी अपना पहला इवेंट खेलने जा रहे हैं उनसे, और आप बोल रहे हैं अगर वो इवेंट जीत के ना आए तो आप उनको बाहर कर दो या आप उनको सपोर्ट नहीं करो, और आप बोल रहे हो कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये किस तरीके का कंपैरिजन है, किस तरीके का मवाजना है ये कि एक प्लेयर या 2 प्लेयर्स जिन्होंने 8-8, 7-7 इवेंट अपनी कप्तानी में भी खेले में और कप्तानी के बगैर भी खेले में, खुले चांस के साथ खेले में, अपने मन मर्जी नंबरों पे बैटिंग करके खेले में, वो उनका कंपैरिजन किससे हो रहा है? जो लड़के पहला इवेंट अपना खेलने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी इवेंट में पाँव नहीं रखा, और आप उनके ऊपर प्रेशर क्या बना रहे हैं? आप ये आस लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान गलती से 1-2 मैचेस हार जाए, पाकिस्तान गलती से किसी सीरीज से बाहर हो जाए या एशिया कप से बाहर हो जाए। आप पता है क्या होने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर, हम सबको पता है। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे, यहाँ पे हमें दिखाए कि ये जो टीम है ये डिजर्व करती है यहाँ होना। एंड मैं एज अ फैन, इन लोगों का फैन या पाकिस्तान क्रिकेट का फैन, मैं यही समझता हूँ कि ये टीम डिजर्व करती है। एंड इवन इफ दे डोंट परफॉर्म, हमें इन्हें 2026 तक बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल अपना मुंह बंद करके इनको चांस देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2 इवेंट तो डिजर्व करते हैं ना यार। जब दूसरों ने 8-8 खेले हैं तो क्या ये 2 नहीं डिजर्व करते? 2 तो दें आप इन्हें, फिर देखें क्या होता है, क्या बनता है। सो बड़ी अपॉर्चुनिटी है सलमान अली आगा के लिए काफ़ी सारे लोगों की का मुंह बंद करवाना। एंड मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। एंड बाबर और रिजवान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने ऊपर काम करके वापस आएँ, बिकॉज 2027 का वर्ल्ड कप जो कि ओडीआई का है, मेरे ख्याल से उसमें बहुत बड़ा किरदार होगा दोनों का। एंड लेट्स सी अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, उस जर्नी तक, वहाँ तक जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का पाकिस्तान के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।